बात ये है। चलिए देखिए, कल एक थ्योरम चल रहा था। थ्योरम का कहा मतलब ये था कि कोई फंक्शन f है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, f इज सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी टू आर सच दैट फंक्शन f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। कहा गया कि अगर एफ ए और एफ बी हैज़ ऑपोजिट साइन, इन दोनों के साइन ऑपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उस केस में एक पॉइंट लैम्डा ओपन इंटरवल ए बी में डेफिनेटली पाया जाएगा जिसपे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अपनी सुविधा के लिए हमने ये मान लिया था कि ये नेगेटिव है और ये वाला क्या है, पॉजिटिव है। फिर इसके बाद जो है हमने क्या किया था कि A और B के बीच में एक मिडिल पॉइंट ले लिया था C। फिर हमने कहा कि अगर इस C पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई तो जाहिर सी बात है कि इस कंडीशन में हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा और हमारे पास कुछ भी प्रूफ करने के लिए शेष नहीं बचेगा। लेकिन तब क्या होगा जब FC की वैल्यू 0 ना हो। तब हमने कहा कि हमको दो इंटरवल दिख रहे हैं, एक क्लोज इंटरवल AC दिख रहा है, दूसरा क्लोज इंटरवल CB। किसी भी एक को अपनी सुविधा से नाम दे दो A1 B1 का। ठीक है, फिर कहा गया FA का मान FA1 के मान के बराबर होगा तो दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव। फिर दूसरा कहा गया FB1 का मान किसके बराबर होगा, FC के मान के बराबर होगा। लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी कहता है कि FC 0 के बराबर नहीं है तो FC के दो मान होंगे, या तो FC पॉजिटिव होगा या तो FC नेगेटिव होगा। केस फर्स्ट में हमने माना था कि FC हमारा पॉजिटिव है। यदि FC हमारा पॉजिटिव है तो FC का ही मान तो FB1 के मान के बराबर है, वो भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर इस केस में हमने कहा कि हमको फिर से दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो ये केस 1 हमारे थ्योरम में ही रिड्यूस हो गया। ठीक है, इससे कुछ नया चीज़ निकल करके नहीं आया, ये थ्योरम में ही रिड्यूस हो गया। केस 2 में हम मान लेंगे कि FC हमारा नेगेटिव है। ठीक, FC हमारा नेगेटिव है, तो अब की हम इस इंटरवल को ले लेंगे, इसको नाम दे देंगे हम वापस से A1, B1 का। ठीक, तो A1, B1, तो इस केस में अगर FA1 का मान निकालेंगे तो FA1 FC के मान के बराबर है और इस केस में हमने उसको क्या ले लिया है, नेगेटिव। वहीं दूसरी तरफ FB1 हमारा FB के बराबर है और हमने उसको क्या मान लिया है, पॉजिटिव। मतलब ये केस भी कोई नए केस में रिड्यूस नहीं हुआ बल्कि हमारे थ्योरम में ही रिड्यूस हो गया कि एक पॉइंट पे मान नेगेटिव है, एक पॉइंट पे मान पॉजिटिव है, तो फर्दर देन हमको ये दिखाना है कि एक पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिस पे मान क्या होना चाहिए, 0। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमने एक पॉइंट C लिया था, C पे मान 0 हो गया तो थ्योरम प्रूफ हो गया। C पे मान 0 नहीं हुआ तो एक बार FC पॉजिटिव होगा, एक बार FC नेगेटिव होगा। दोनों ही केस में हमारा जो केसेस बन रहे हैं वो हमारे थ्योरम में ही रिड्यूस हो गए। दैट मीन्स देयर इज नथिंग न्यू टू प्रूफ। हमारे पास कुछ भी नया नहीं है प्रूफ करने के लिए, दोनों ही केस हमारे दिए गए थ्योरम में रिड्यूस हो गए। ठीक है, अब वही बात हम आपको लिखवा रहे हैं। केस 2 लिखिए, लेट, हाँ आपकी नेगेटिव क्या चीज़ नहीं समझे, लेकिन लिख लीजिए, स्टेटमेंट में है ना, थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए, लेट FC बी नेगेटिव, 2-4 लाइन का ही है। लेट FC बी नेगेटिव, फुल स्टॉप। लेट अस डिनोट द सब इंटरवल, लेट अस डिनोट the subinterval on the right that is closed interval CB, closed interval CB, C, B, closed interval CB by closed interval A1, B1, by closed interval A1, B1। नीचे से लिखिए, then FC बराबर FA1 इज इक्वल टू नेगेटिव
FC बराबर FA1 इज इक्वल टू नेगेटिव एंड FB बराबर FB1 इज इक्वल टू पॉजिटिव। FB बराबर FB1 इज इक्वल टू पॉजिटिव, नीचे से लिखिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द थ्योरम मतलब ये उसी कंडीशन में रिड्यूस हो गया जो हमारे थ्योरम में दी गई है। ठीक है, अब क्या होगा, अब वो हम बताने चल रहे हैं। FC0 थ्योरम प्रूफ, FC0 नहीं तो दो केस बने, दोनों केस उसी में रिड्यूस हो गए जो थ्योरम में प्रूफ करना था। ठीक है, तो अब हम उसी के लिए लिखवाने चल रहे हैं। लिखिए फ्रॉम दीज टू कंडीशंस, from these two conditions we observe that from these two conditions we observe that by choosing a proper sub interval, by choosing a proper sub interval, by choosing a proper sub interval क्लोज्ड इंटरवल A1 कॉमा B1, देखिए FA1 हमेशा नेगेटिव मिलेगा और FB1 हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, A1 कॉमा B1 कॉमा इट इज पॉसिबल टू कीप FA1 एज नेगेटिव, to keep FA1 as negative and FB1 as positive। ठीक, अब देखिए जैसे पीछे हमने आपको बताया था, यहाँ देखिए मतलब अगर ये बाइसेक्शन हम करते चले, पहले हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल AB था, मिड पॉइंट लेकर के हमने इसको नाम दे दिया क्लोज्ड इंटरवल A1 B1, फिर मिड पॉइंट लेकर के इसको नाम दे देंगे क्लोज्ड इंटरवल A2 B2, फिर मिड पॉइंट लेकर के इसको नाम दे देंगे क्लोज्ड इंटरवल A3 B3 और ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको पता है अंत में जाने के बाद एक पॉइंट निश्चित मिलेगा जिसपे फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था bn माइनस an इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर nb माइनस a टेंडिंग टू 0 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। मतलब n का मतलब होता है नंबर ऑफ सेक्शन। एक बार n सेक्शन लिया तो 1, 2 बार लिया 2, 3 बार लिया 3, 4 बार लिया 4, 5 बार लिया 5। तो जैसे जैसे हम n का मान बढ़ाते चलेंगे, नंबर ऑफ सेक्शन बनाते चलेंगे, तो खूब सारा सेक्शन लेने पर जो लेंथ होती है वो 0 हो जाती है। लेंथ 0 होने का मतलब bn an के बराबर हो जाता है। bn an के बराबर होने का मतलब केवल एक पॉइंट मिलता है जिस पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, thus if we continue this process, thus if we continue this process, thus if we continue this process of repeated bisection, of repeated bisection, repeat कर रहे हैं ना बार बार, of repeated bisection, then either we shall have a point, either we shall have a point CR, either we have a point CR in closed interval AB। देख लीजिए CR in closed interval AB for which FC
FCR is equal to 0, for which FCR is equal to 0, comma, gives that the theorem is true in this case. Gives that the theorem is true in this case. Gives that the theorem is true in this case. अगर f लैम्डा का मान 0 हो गया तो हमको एक पॉइंट मिल गया, और अगर f लैम्डा का मान 0 नहीं हुआ तो रिपीटेड बाइसेक्शन की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई है, उसको लिखा जाए। लिखिए, इन दिस केस OR और we shall have, इसी में आगे इन दिस केस OR और काटिए, इन दिस केस OR और we shall have, पढ़िए इस स्टेटमेंट को क्या कह रहा है जो लिखवाए हैं कि अगर हम रिपीटेड बाइसेक्शन का प्रोसेस करते हैं, यहाँ देखिए रिपीटेड बाइसेक्शन का प्रोसेस करते हैं तो एक पॉइंट हमको CR ज़रूर मिलेगा। अगर CR पे वैल्यू 0 हो गई थ्योरम प्रूफ हो गया, और अगर CR पे वैल्यू 0 नहीं हुई तब वही लिखवाए हैं। फॉर विच FCR इज इक्वल टू 0 गिव्स दैट द थ्योरम इज प्रूफ्ड इन दिस केस और वी शैल हैव। अगर FCR 0 हो गया तो थ्योरम प्रूफ हो गया, FCR 0 नहीं हुआ तो क्या केस बनेगा वो लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए। चलिए बताइए भाई क्या होता है रिपीटेड बाइसेक्शन के पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या होता है रिपीटेड बाइसेक्शन का? पहला पॉइंट क्या लिखवाए थे रिपीटेड बाइसेक्शन में कि रिपीटेड बाइसेक्शन करते चलते हैं तो एक इंटरवल AN BN मिलता है जो AN -1 BN -1 में कंटेन करता है, और ऐसे करते करते बढ़ते चले जाते हैं तो यहाँ पे A2 B2, लास्ट में A1 B1 और फिर लास्ट में क्लोज्ड इंटरवल AB मिलता है। हाँ ठीक है, ये पहला पॉइंट बताए थे। दूसरा पॉइंट आपको हमने बताया था कि BN माइनस AN इज इक्वल टू 1/2n B माइनस A टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तीसरा पॉइंट बताए थे एक पॉइंट लैम्डा मिलता है ना। चलिए लिखते चलिए, पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट, a sequence of intervals closed interval AB comma closed interval A1 comma B1, closed interval AB comma closed interval A1 comma B1 comma closed interval A2 comma B2 comma dash 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 closed interval AN comma BN such that, पहला पॉइंट ये लिखिए, such that ये लिखिए। कल हमारा भी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थ्योरम के बाद जो है एक आध प्रॉब्लम करा देंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, चैप्टर ख़त्म। इसके बाद बस एक थ्योरम और है, वो अभी हम शुरू कर देंगे, ठीक है। हो गया। दूसरा पॉइंट ये लिखिए, अभी ये शो मत करिएगा, बस ये लिखिए, BN माइनस AN इज इक्वल टू 1/2n B माइनस A। ठीक है। अब आपके थ्योरम में दिया गया है कि FA1 नेगेटिव है और FB1 कैसा है, पॉजिटिव है। नीचे से लिखिए FAN इज नेगेटिव, क्यों भाई, ठीक है ना। A1 B1 के लिए होल्ड हो रहा है तो A2 B2 के लिए होगा, A3 B3 क्यों होगा, AN BN के लिए भी होगा।
लिखिए, सिंस FAN इज नेगेटिव एंड FBN इज पॉजिटिव, FAN is negative, FBN is positive because of the condition given in the theorem, because of the condition given in the theorem, because of the condition given in the theorem, comma, hence condition 2 implies that, hence condition 2 implies that BN माइनस AN पे अगर लिमिट ले ले n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो ये वैल्यू 0। लिखिए, ठीक है। फिर आपको एक तीसरा पॉइंट बताए थे, ऐसा होने पर एक पॉइंट लैम्डा क्लोज्ड इंटरवल AB में ज़रूर मिलता है जो कि सारे के सारे इंटरवल्स में होता है, और अगर इसका एप्सिलॉन नेबरहुड लेते हैं तो उसमें कुछ इंटरवल्स ज़रूर पाए जाते हैं। ध्यान आ रहा है? लिखिए, नीचे से लिखिए, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉइंट, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉइंट, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉइंट लैम्डा, लैम्डा belongs to closed interval AB, belongs to closed interval AB is determined, is determined, which is common to all of the, which is common to all of the above intervals, above intervals, and a value small m belongs to capital N, and a value small m belongs to capital N must be exist, must be exist such that for any delta neighborhood of lambda, for any delta neighborhood of lambda, चलिए बताइए भाई, लैम्डा का डेल्टा नेबरहुड का क्या मतलब? ओपन इंटरवल लैम्डा माइनस डेल्टा कॉमा लैम्डा प्लस डेल्टा, तो इसमें सब नहीं तो कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर पाया जाएगा। फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0, ये लिख लीजिए। ठीक है, अब दो बातें, या तो ये एफ लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाए तो थ्योरम प्रूफ हो गया, और अगर एफ लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं होती है तो पिछले टर्म पे बताए थे कि एफ लैम्डा जो साइन रखता है सेम वही साइन एफ एक्स भी रखता है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, लिखिए लाइन चेंज करके, इफ एफ लैम्डा इज इक्वल टू 0, if f lambda is equal to 0, then obviously the theorem is proved, then obviously the theorem is proved, then obviously the theorem is proved। फिर नीचे से लिखिए, if f lambda does not equal to 0, if f lambda does not equal to 0 and
since f is continuous at lambda and since f is continuous at lambda, नीचे से लिखिए therefore from previous theorem, therefore from previous theorem, therefore from previous theorem fx will have the, fx will have the same sign as f lambda, comma for all x belongs to closed interval am comma bm, for all x belongs to closed interval am comma bm। लेकिन ये क्या, हमने तो ऊपर कहा था कि FAN नेगेटिव होगा और FBN पॉजिटिव होगा, लेकिन इस थ्योरम के हिसाब से क्लोज इंटरवल में पाए जाने वाले सारे मेंबर्स के लिए ये, अगर मान लीजिए ये नेगेटिव है तो उस कंडीशन में FAN भी नेगेटिव होगा और FBN भी नेगेटिव होगा, ठीक, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए ये इसका वाला साइन रखेगा। अगर हमारा f लैम्डा नेगेटिव है तो ओपन इंटरवल AB में पाए जाने वाले सारे मान के लिए fx भी हमारा नेगेटिव होगा, मतलब FAN भी हमारा नेगेटिव होगा और FBN भी हमारा नेगेटिव होगा। वही दूसरी तरफ अगर f लैम्डा पॉजिटिव होता है तो क्लोज इंटरवल AB में पाए जाने वाले सारे मान के लिए fx भी हमारा पॉजिटिव होगा, मतलब FAN भी पॉजिटिव होगा और FBN भी हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन हमने तो कहा था कि FAN हमेशा नेगेटिव होगा और FBN हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये थ्योरम को हमारे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हमारी कही गई ये वाली बात गलत साबित हुई। इसका मतलब f लैम्डा हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। लिखिए, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द कंडीशन दैट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the condition that, this contradicts the condition that FAM is negative, FAM is negative and FBM is positive, and FBM is positive, which is mentioned above, which is mentioned above, जो जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। नीचे से लिखिए, hence the supposition, hence the supposition f lambda does not equal to 0, f lambda does not equal to 0 is wrong, is wrong। नीचे से लिखिए, thus f lambda is equal to 0, ठीक है, यही हमारा थ्योरम था। समझ में आया? नेक्स्ट लिखिए, हेडलाइन डालिए, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। लिखिए स्टेटमेंट,
स्टेटमेंट लिखिए, लेट f such that closed interval ab to r, let f such that closed interval ab to r be a continuous function, and small k be any real number, and small k be any real number between fa and fb, comma, then there exists a point small c in closed interval ab such that fc is equal to k, देखिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का मतलब किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पर वैल्यू का मिलना। मतलब क्या कहा कि फंक्शन हमारा क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस है, तो इस केस में क्लोज इंटरवल ए बी में एक पॉइंट सी ज़रूर मिलेगा जो आपको एक वैल्यू देगा, मतलब एफ सी इज इक्वल टू कोई वैल्यू के, इसीलिए इसका नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट पॉइंट पर वैल्यू के मिलने वाला थ्योरम। इंटरमीडिएट पॉइंट एक मिलेगा, उस पर एक वैल्यू मिलेगी, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक, लिखिए प्रूफ। लिखिए लेट f is such that close interval ab to r, let f such that close interval ab to r be a continuous function, such that k be any real number between fa and fb, such that k be any real number between fa and fb, then there are following two cases. देखिए हमसे कहा गया कि fa और fb के बीच में एक रियल नंबर है, वो है k। ठीक, तो दो बातें, या तो fa और fb आपस में बराबर है, या तो fa और fb आपस में बराबर नहीं है। लॉ ऑफ ट्राइकॉट में यही कहता है, या तो दो संख्याएं बराबर होंगी, या एक बड़ी होगी या छोटी होगी। दैट मीन्स या तो दोनों बराबर होंगे या दोनों बराबर नहीं होंगे। तो एक बार मान के चलेंगे दोनों बराबर है तब थ्योरम प्रूफ करेंगे, एक बार मान के चलेंगे दोनों बराबर नहीं है तब भी थ्योरम प्रूफ करेंगे। ठीक है, लिखिए केस वन। लिखिए इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर fa बराबर fb। इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर fa बराबर fb। ठीक है, अगर fa का मान fb के बराबर है तो मान लेंगे यही मान k के बराबर है। नीचे से लिखिए देन fa बराबर fb बराबर k, देन fa बराबर fb बराबर k। ठीक है,
देयरफॉर देखिएगा कहा गया एक पॉइंट सी मिलेगा जिसपे मान के बराबर होगा, एफ ए बराबर एफ बी बराबर के। तो मान ले रहे सी वो पॉइंट है सी जो कि ए के बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट एफ सी बराबर एफ ए बराबर के। लिखिए देयरफॉर सी बराबर ए, देयरफॉर सी बराबर ए, दिस इम्प्लाइज एफ सी बराबर एफ ए बराबर के, दिस इम्प्लाइज एफ सी बराबर के। ठीक, एंड यहां देखिए एफ ए को एफ बी के बराबर लिया, मान के बराबर मिल गया। सी को एग्जिस्ट कराना है, पहले केस में मान लिया सी ए के बराबर है, अब की मान लेंगे कि सी बी के बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट एफ सी बराबर एफ बी, एफ बी का मान किसके बराबर है के। दिस इम्प्लाइज दैट एफ सी बराबर के। ठीक, उतारिए। हो गया। चूंकि इस केस में आपने लिखा दिया कि एफ सी बराबर के मतलब इस केस में थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। नीचे से लिखिए विच शोज दैट थ्योरम इज प्रूफ इन दिस केस। which shows that theorem is proof in this case। अब दूसरा केस लेकर के चलेंगे, मान लेंगे कि एफ ए एफ बी के बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए नीचे से लिखिए केस टू। केस टू लिखिए लेट एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी, कर दिया। लिखिए लेट एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी। ठीक है, अब की हम मान रहे हैं कि एफ ए एफ बी के बराबर नहीं है। नीचे से लिखिए, देखिए ये पूरा प्रूफ आपको ऐसा याद करना पड़ेगा। जानते हैं क्यों? जो थ्योरम्स स्टेटमेंट के नाम पे होते हैं उसको उसी मैथमेटिशियन ने प्रूफ किया होता है, तो उसके प्रूफ में आप छेड़खानी नहीं कर सकते, ना उसको बहुत समझा सकते हैं ना बहुत क्लियरिफाई कर सकते हैं। जैसे मीन वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बोल्ज़ैनो-वीस्ट्रस थ्योरम, ये किसी ना किसी मैथमेटिशियन या ऑथर की खोज होती है, तो उसने जिस तरीके से किया है आपको दिमाग में वैसे ही सेट करना पड़ेगा। जैसे ये थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, तो इंटरमीडिएट वैल्यू में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब जैसे हमने माना एफ ए एफ बी के बराबर नहीं है, तो अब हम एक नया फंक्शन डिफाइन करने चल रहे हैं जी एक्स। जैसे एफ ये था उसी तरह से जी भी हमारा क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर होगा। इस प्रकार से कि जी एक्स का मान लेंगे, जी सी का मान लेंगे कि के बराबर है। ठीक है, लिखिए इफ एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी, नीचे से लिखिए लेट अस डिफाइन आ फंक्शन, let us define a function g such that closed interval ab to r, g such that closed interval ab to r such that gx is equal to k for every x belongs to closed interval ab। gx is equal to k for every x belongs to closed interval ab। इसको डालिए इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, तो नीचे से लिखिए वेयर के इज सम कांस्टेंट, वेयर के इज सम कांस्टेंट, SOME, सम कांस्टेंट। अब देखिए आपने पढ़ा था कि अगर x के प्रत्येक मान के लिए gx का मान कांस्टेंट के बराबर हो तो इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, है ना, याद आ रहा है। नीचे से लिखिए सिंस gx इज अ कांस्टेंट फंक्शन, सिंस gx इज अ कांस्टेंट फंक्शन, सिंस gx इज अ कांस्टेंट फंक्शन, आपने पढ़ा था कि gx अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। नीचे से लिखिए देयरफॉर gx इज कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर gx इज कॉन्टिन्यूअस। आपको ये भी ध्यान आ रहा है कि अगर f भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो, g भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो तो दोनों का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन, बशर्ते ये 0 के बराबर ना हो, ये चारों के चारों भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। लिखिए एंड हेंस f माइनस g इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, एंड हेंस f माइनस g इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल AB, इन क्लोज्ड इंटरवल AB। थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़िए, उसमें लिखा है कि K FA और FB के बीच में लाई कर रहा है, लिखा है, लिखिए नीचे से सिंस K लाइज बिटवीन FA एंड FB, सिंस K लाइज बिटवीन FA एंड FB, देयरफॉर, देखिए f माइनस g ऑफ a इज इक्वल टू FA माइनस GA इज इक्वल टू FA। GA का प्रत्येक मान किस पे मैप करेगा, K पे, तो माइनस K, ठीक। एंड f माइनस g ऑफ b इज इक्वल टू FB माइनस GB, चूंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो FB माइनस K, लिखिए ठीक है। अब देखिए आपको दिया गया है कि K FA और FB के कहीं आसपास है, मान लीजिए यहाँ पे है, तो जब आप FA में से K को घटाएंगे और FB में से K को घटाएंगे तो जाहिर सी बात है दोनों ऑपोजिट साइन रखेंगे, ठीक है, क्योंकि FA में से K घटाएंगे तो इधर शिफ्ट होगा, FB में से K घटाएंगे तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो दोनों कैसे साइन रखेंगे, ऑपोजिट साइन रखेंगे, ठीक है। लिखिए एंड विच शोज दैट, नीचे से एंड विच शोज दैट FA माइनस K एंड FB माइनस K हैव ऑपोजिट साइन, which shows that FA minus K and FB minus K have opposite sign। अभी जस्ट आपने थ्योरम पढ़ा था कि अगर ये दोनों ऑपोजिट साइन रखते हैं तो उसके बीच में एक पॉइंट जरूर पाया जाता है जिसपे मान क्या होता है, 0। नीचे से लिखिए therefore there exists a value small c, therefore there exists a value small c
in open interval AB such that, देखिए रजनीश, अब की फंक्शंस ये है, पहले फंक्शन केवल f था तो कहते थे कि अगर FA और FB ऑपोजिट साइन रखेंगे तो इनके बीच में एक पॉइंट C ज़रूर मिलेगा, FC इज इक्वल टू 0। अब की कह रहे हैं कि ये और ये ऑपोजिट साइन रखेंगे तो इसके और इसके बीच में एक पॉइंट ज़रूर मिलेगा, इस प्रकार से कि f माइनस जी ऑफ C इज इक्वल टू 0। समझ में आया ये? अब की फंक्शन क्या है? f माइनस जी। थ्योरम में फंक्शन क्या था? f मिलेगा FC माइनस जी सी इज इक्वल टू 0, मिलेगा FC इज इक्वल टू जी सी, और आपको पता है GC कांस्टेंट फंक्शन है तो FC इज इक्वल टू K। यही प्रूफ करना था। उतार डालिए यहाँ से। हो गया? नीचे से लिखिए हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड, हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड इन बोथ द केसेस, हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड इन बोथ द केसेस, हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड इन बोथ द केसेस। चैप्टर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को छोड़ दें तो ख़त्म है, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पिछले 5-6 सालों से कराया नहीं जा रहा है, रिकॉर्ड है, फिर भी हम करा रहे हैं ताकि आएगा तो नहीं 100% श्योर है, अगर आ गया तो आप ये ना कह सके कि कराया नहीं गया था, लेकिन पिछले 5-6 सालों से कराया नहीं जा रहा है, ठीक है। तो बस समझ लीजिए कि ख़त्म हो गया चैप्टर, हम एडिशनल पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा इसमें। लिखिए discuss the continuity of the function, discuss the continuity of the function। पहला fx इज इक्वल टू x साइन 1/x when x does not equal to 0, दूसरा 0 when x is equal to 0 at point x is equal to 0, दूसरा fx is equal to 1/1 minus e to the power -1 by x when x does not equal to 0, 0 when x is equal to 0 at point x is equal to 0। ये दो फंक्शंस हैं जिसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे। आधे से ज़्यादा कोर्स आप पढ़ चुके हैं, है ना। मतलब वो चैप्टर मत देखिए, मतलब आधे से ज़्यादा पढ़ चुके। जैसे अब पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, लिमिट हो गई। अब हम लोग कल डिफरेंशियबिलिटी शुरू करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी 2-3 दिन का काम है। जहाँ डिफरेंशियबिलिटी ख़त्म हुआ उसके बाद 1-2 चैप्टर एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसा है, ठीक है। ये दोनों ख़त्म होने के बाद
ये दोनों एक जैसा है, मतलब अब जैसे टाइम नहीं लगता है, मेन जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। अब ये भी हम आपको एडिशनली करा रहे हैं कायदे से, चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं लेकिन 2-4 क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। चलिए डालिए सॉल्यूशन। हम आपको बताए थे अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, राइट हैंड कंटिन्यूटी और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों बराबर होते हैं, तीनों। तो अब हम लोग यही चेक करेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, पहले किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, देखिएगा। लेट द फंक्शन इज, फंक्शन हमको दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x साइन 1/x when x does not equal to 0 और 0 when x is equal to 0। देन जब x का मान 0 है तो f(x) का मान भी क्या है, 0। जब x का मान 0 है तो f(x) का मान भी क्या है, 0। ये कहलाती है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। किस पॉइंट पर, 0 पे। अगर हमको एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए, फंक्शन f(x) की वैल्यू ए पॉइंट पर चाहिए तो fa मिलती है। अगर f(x) की वैल्यू 0 पे चाहिए तो f0 मिलेगी और f0 का मान किसके बराबर है, 0 के। तो ये कहलाता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने चल रहे हैं, देखिएगा। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट आपको बताए थे, लेफ्ट हैंड निकालते हैं तो माइनस कर देते हैं, राइट हैंड निकालते हैं तो प्लस कर देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की पहचान होती है किस पॉइंट पे निकालनी है, 0 पे, f0 - 0। लिखते थे fa + 0 या fa - 0। a वो पॉइंट होता है जिस पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना होता है। यहाँ किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, 0 पे। तो a की जगह भी 0, यहाँ पे भी 0 मिलेगा। इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। f(x) का मान हमको पता है, उसी f(x) के मान में x की जगह 0 - h पुट कर दीजिए। f(x) का मान हमको पता है, f से f मैच कर गया, x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 - h। x की जगह 0 - h साइन 1/0 - h। क्लियर है। फिर देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 - h इंटू साइन -1/h। क्लियर। साइन माइनस थीटा की वैल्यू साइन माइनस साइन थीटा होती है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और जैसे ही माइनस बाहर आएगा माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे, मिलेगा h साइन 1/h। ठीक है। आपको पता है साइन थीटा के लिए हमेशा एक निश्चित वैल्यू मिलती है, ये सब पहले पढ़ा हुआ है आपका, है ना। मतलब यहाँ पे कोई भी मान क्यों ना पुट करें, साइन हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू देता है। तो जैसे ही हम 0 पुट करेंगे मिलेगा 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी, और आपको पता है कि लाइज बिटवीन, आपको ये भी पता है कि साइन का मान -1 से +1 के बीच में वेरी करता है। तो अगर 0 में किसी फाइनाइट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, 0। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गई, 0। नाउ राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, नोटेशन होता है f0 + 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h। इससे मैच करिए, यहाँ लिखा है fx, यहाँ लिखा है f0 + h, तो
x की जगह क्या पुट कर देंगे 0 प्लस h मिलेगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h साइन 1/0 प्लस h मिलेगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h इज इक्वल टू 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1। फिर 0 का मल्टीप्लाई करते ही आपको पता है कि सारा मान किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, और आपको मिलेगा इज इक्वल टू 0, मतलब राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई 0। हेंस एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में क्या होंगे बराबर। इसका मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, लिखिए, उतार लीजिए पूरा। डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो जाएगा तब फिर हम एक बार फिर मैकेनिक्स में आएंगे। ओके, दूसरे वाले का हिंट दे करके छोड़ रहे हैं, आपका होमवर्क रहेगा। देखिए,
दूसरे वाले में भी इसी पे चेक करना है, ये चेंज हो जाएगा फंक्शन का मान। एक आपको मिलेगा 1/1 माइनस e टू द पावर -1/x, एक 0, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन का मान 0, मतलब f0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये लाइन लिखेंगे, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, x की जगह क्या लिखना है, 0 माइनस h रख दीजिए, तो मिलेगा 1/1 माइनस e टू द पावर -1/0 माइनस h। फिर आपको मिलेगा देखिए आएगा 1/1 माइनस e टू द पावर, माइनस से माइनस कैंसिल, आएगा 1/h, h की जगह पुट कर दीजिए 0, तो आएगा 1/1 माइनस e टू द पावर 1/0 का मान इनफाइनाइट, e टू द पावर इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट, 1 में से इनफाइनाइट जाएगा, 1 में से इनफाइनाइट जाएगा तब भी माइनस इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट का मान 0। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से इसको निकालेंगे तो इसका मान भी क्या आएगा, 0, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए, कर लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए एक और क्वेश्चन। ये वाला कंटिन्यूअस होगा नहीं, ये वाला फंक्शन क्यों नहीं होगा, e टू द पावर इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब e टू द पावर इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट विच इज इक्वल टू 0। इसका मान 1 आएगा, इसका मान 0 आया है, तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए रहने दीजिए, बस इतना करके लाइएगा, बाकी नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है।